Hello everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel, Yes You Can. As you know, we have completed acids and bases, and in this lecture we are going to complete all about salts. So let's start. सबसे पहले आता है हमारा कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट ये वही सॉल्ट है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. आज हम बात कर रहे हैं सॉल्ट्स की, तो यहाँ सॉल्ट्स लिख देते हैं. कॉमन सॉल्ट ये वही सॉल्ट है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करें, जिसके बिना हमारा दिन नहीं गुजर सकता. कोई भी खाना हम लोगों को टेस्टी नहीं लग सकता है. इसका फॉर्मूला होता है NaCl. ठीक है, इस NaCl को हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, साथ ही साथ टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं. अब सॉल्ट है तो ये बात तो समझ में आ गई कि ये एसिड और बेस से मिलके बना होगा, और बना होगा फाइनली हमारा सॉल्ट, और वाटर रिलीज हो गया होगा. लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, बेस वीक होगा, तो सॉल्ट भी कैसा बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा. ठीक है, इसके अलावा अगर वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो बेसिक सॉल्ट बनेगा. उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा. फिर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिले होंगे तो सॉल्ट होगा आपका न्यूट्रल, और वाटर रिलीज हो जाएगा. ठीक है, तो ये बात तो हम अपने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं. तो हम NaCl पे वापस से आ जाते हैं. तो NaCl बनता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस से जब रिएक्ट करता है तो हमारा सॉल्ट बनता है न्यूट्रल, और ये न्यूट्रल सॉल्ट ही हम कंज्यूम करते हैं. तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं HCl, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, ठीक है, और इसको इन दोनों को रिएक्ट करा के बना लेते हैं अपना सॉल्ट NaCl, और साथ ही साथ रिलीज हो जाता है वाटर. ये वाटर कैसे आया? तो एसिड क्या दे रहा है? H+ आयन. बेस दे रहा है OH नेगेटिव आयन्स. बनेगा क्या? सॉल्ट जो है न्यूट्रल. अब ये सॉल्ट हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन आता है. ये सॉल्ट आखिर बनता कैसे है? आपने अपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, दांडी मार्च पढ़ा था ना, जो गांधी जी ने किया था. बेसिकली वो क्या किया था? सॉल्ट की प्रिपरेशन ही तो की थी उन्होंने इस मार्च में. तो सॉल्ट कैसे बनता है? देखो, जो सी वाटर होता है ना, सी वाटर जहाँ होता है तो वहाँ पे आसपास एक शैलो पिट्स बना दिए जाते हैं. शैलो पिट्स इस टाइप के बना दिए जाते हैं. ठीक है, इन शैलो पिट्स में ये सी वाटर भर दिया जाता है. ठीक है, अब सी वाटर है तो सिर्फ खाली नमक तो होगा नहीं, नमक के साथ साथ और बहुत सारे सॉल्ट्स इसके अंदर डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. जब वो सी वाटर हम इन शैलो पिट्स में फिल कर देते हैं तो ये सॉल्ट सी वाटर के साथ साथ वो डिजॉल्व सॉल्ट्स भी आ जाते हैं. जब इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ रही है इनके ऊपर, तो पानी क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा. पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा जैसे उसको हीट मिलेगी. पानी इवेपोरेट हो जाता है तो बच जाता है क्या? सॉल्ट्स. कौन से सॉल्ट्स? जो सी वाटर में डिजॉल्व थे. उसके साथ साथ हमारा नमक भी यहीं पे कहीं प्रेजेंट है. अब ये जो बच गया ये फाइनली जाएगा इंडस्ट्रीज में. इंडस्ट्रीज में होगी इसकी प्यूरिफिकेशन, और बहुत सारे प्रोसेसेस के बाद बन जाएगा हमारा ये कॉमन सॉल्ट, जो सॉल्ट पैकेट्स में फिर फाइनली हम लोगों के घर तक आता है पैकेट्स की फॉर्म में. ठीक है, तो क्या हुआ? शैलो पिट सी वाटर के आसपास बन गए, उसमें हमने सी वाटर फिल कर दिया. सी वाटर पे जब सी वाटर पे जब सनलाइट पड़ी तो पानी हो गया इवेपोरेट, बच गए डिजॉल्व सॉल्ट्स जो सी वाटर में प्रेजेंट थे. अब उन डिजॉल्व सॉल्ट्स में से हम अपना NaCl एक्सट्रैक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज में. ठीक है, प्यूरिफिकेशंस डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, डिफरेंट प्रोसेसेस के बाद हम लोगों को फाइनली मिल जाता है हमारा NaCl, जो कॉमन सॉल्ट है हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, इसके बाद इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं. ठीक है, यूजेस की हम बात कर लेते हैं. पहला, सॉल्ट हम डे टू डे लाइफ में कंज्यूम कर रहे हैं. यूज्ड इन कुकिंग, इसके अलावा इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स. यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स में भी इसको यूज किया जाता है. थर्ड पॉइंट आता है यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सोप्स. सोप्स की फॉर्मेशन में भी इसका यूज होता है. ठीक है, इसके बाद मेल्टिंग ऑफ आइस के जो बड़े बड़े क्यूब्स होते हैं उनको मेल्ट करने के लिए भी हम इसी का यूज करते हैं.
ठीक है। और एक लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हम लोगों की लाइफ में जो सॉल्ट का सिग्निफिकेंस है वो तो हम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज़ में, ये अदर सॉल्ट्स को बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ किया जाता है। सॉल्ट्स बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए, जैसे बेकिंग सोडा, ये बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल, यूज़ किया जाता है। अंडरस्टूड? तो फाइनली हमारा कॉमन सॉल्ट खत्म हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बेकिंग सोडा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सबके घर में यूज़ होता है और इसके कुछ नॉर्मल यूजेस हैं जो सबको पता है, ठीक है। सबसे पहला कि पकौड़ास को क्रिस्पी बनाने में हेल्प करता है, फिर केक को स्पॉन्जी बनाने में हेल्प करता है। क्या कर रहा है? क्रिस्पी बना रहा है पकौड़ास को एंड स्पॉन्जी बना रहा है, ठीक है। ये वो यूज़ है जो आप सबको पता है। इसके अलावा जो बेकिंग सोडा है ये एक बेस की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है। ये एक बेस की तरह एक्ट करता है, तो हम कह सकते हैं इसका नेचर है वो एल्कली है। तो क्या है ये? एल्कली। एल्कली मतलब बेसिक ही हुआ, ठीक है। ये एक माइल्ड बेस की तरह एक्ट करता है। तो हमारे को जब एसिडिटी की प्रॉब्लम या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के अगर पी लो तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कैसे? क्योंकि पेट में क्या है, HCl की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। HCl क्या है? एक एसिड है, तो ऊपर से क्या डालना पड़ेगा? बेस डालना पड़ेगा उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को थोड़ा सा पानी में ऐड करके इसको पी जाते हैं, तो वो एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो हाई वाली जो बढ़ गई है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है इसका इंटेक कर लेने से, ठीक है। इसके अलावा ये हेल्प करता है इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, यस, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि बोथ आर सेम, बट दे आर नॉट, दे आर डिफरेंट। दे हैव प्रॉपर्टीज आर समवॉट सेम, बट यू कांट से कि ये दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, ठीक है। ये कैसे डिफरेंट है हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, विल टॉक अबाउट इट लेटर, ओके। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमने क्या पढ़ लिया कि ये केक्स को स्पॉन्जी बनाने में हेल्प करता है, पकौड़ास को क्रिस्पी बनाने में हेल्प करता है। फिर ये एक एल्कली की तरह एक्ट करता है, तो एक एंटी एसिड की तरह भी हम इसको इंटेक कर सकते हैं जब किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। प्लस इसके अलावा बेकिंग पाउडर की प्रिपरेशन में भी एज एन इंग्रेडिएंट ये यूज होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम इसकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक आपको वर्ड इंट्रोड्यूस कराना है मुझे, दैट इज ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन अभी हमने कॉमन सॉल्ट पढ़ा ना, उसी का एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। मतलब क्या हुआ? NaCl है प्लस इसके साथ थोड़ा सा वाटर है, इस सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे? ब्राइन बोल देंगे, ठीक है। तो इस ब्राइन सॉल्यूशन में मतलब NaCl में थोड़ा सा पानी, NaCl एक्वस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम एक्वस भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने पास कराई CO2, ठीक है, और साथ ही साथ अमोनिया। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन है ये, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ अमोनिया, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और बन गया साथ ही साथ हमारा NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा क्या है? ये, ठीक है। तो क्या हो गया? आपने NaCl को मतलब ब्राइन को रिएक्ट कराया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, साथ ही साथ अमोनिया की प्रेजेंस में, तो क्या बन गया? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और साथ ही साथ बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि मैम ये बेकिंग सोडा बेसिकली आपके पकौड़ास को क्रिस्पी कैसे बना रहा है या केक्स को स्पॉन्जी कैसे बना रहा है? तो इसकी एक रिएक्शन है। जब हम क्या करते हैं, हम जो बैटर तैयार करते हैं उसमें हम इसको ऐड करके क्या करते हैं, उसको ढक के छोड़ देते हैं, यही करते हैं ना। फिर उसके बाद फाइनली उसके पकौड़े बनते हैं, मतलब आधे घंटे के लिए या 45 मिनट्स के लिए हमें उसे मतलब ऐसे ही छोड़ना पड़ता है उसको ढक के। तो क्या हो रहा है, उसके अंदर कुछ हीट जनरेट हो रही है जब उसको ढक के छोड़ दे रहे हैं। NaHCO3 को मिलती है हीट और ये बना देता है Na2CO3
साथ ही साथ CO2 और साथ ही साथ वाटर रिलीज होता है। ये वाटर तो रिलीज हो गया, ये Na2CO3 हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, और ये जो CO2 है यही रीज़न है आपके पकौड़ास को क्रिस्पी बनाने का और केक्स को स्पॉन्जी बनाने का। ठीक है, तो ये आपके पकौड़ास को क्रिस्पी बना रहा है और केक को स्पॉन्जी बना रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि बेकिंग सोडा में ऐसा क्या होता है जो ये केक्स स्पॉन्जी हो जाते हैं, पकौड़ास क्रिस्पी हो जाते हैं, तो इसका रीज़न ये है, ये जो CO2 रिलीज़ हो रही है यही उसका रीज़न है बिहाइंड द क्रिस्पीनेस एंड द स्पॉन्जीनेस। ओके, हम इतनी बात कर चुके हैं कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, हम ये भी पढ़ चुके हैं कि बेकिंग सोडा एज एन इंग्रेडिएंट यूज़ होता है बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए। तो कैसे बनता है, अब इसकी भी बात कर लेते हैं। बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3 को जब हम किसी माइल्ड एसिड से रिएक्ट कराते हैं, माइल्ड एसिड क्या देगा, H+ आयन। ये माइल्ड एसिड आप कैसे ला सकते हो, सुनो। तो हमने बात की थी जब स्टार्टिंग की थी इस चैप्टर की, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा था। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या थे, जो नेचुरली प्रेजेंट थे, और इनऑर्गेनिक एसिड्स जो मैन मेड थे या सिंथेटिकली हम उसको प्रिपेयर कर रहे थे, मतलब लैबोरेटरीज में। ठीक है, तो ये H+ कौन दे रहा है, ऑर्गेनिक एसिड्स जो एडिबल माइल्ड एसिड्स हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, ये टार्ट्रिक एसिड से आपका आया है। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड ले लो, सिट्रिक एसिड ले लो, जोन सा एसिड आप चाहो, एक माइल्ड एडिबल एसिड, तो एसिड क्या दे देगा, H+ आयन दे देगा। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन करा देंगे बेकिंग सोडा से तो बनेगा CO2, H2O और साथ ही साथ बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अब एसिड ये डिपेंड करेगा कौन सा एसिड, जौन सा एसिड आपने यहाँ पे यूज़ किया होगा उसी का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, और यही जो CO2 है यही आपको हेल्प करेगी पकौड़ास को क्रिस्पी बनाने के लिए या केक्स को स्पॉन्जी बनाने के लिए। ठीक है, तो बेकिंग सोडा हेल्प करता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। ठीक है, अब बेकिंग सोडा के कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं। पहला तो हमने पढ़ लिया कि एज एन एंटा एसिड यूज हो रहा है, एज एन एंटा एसिड हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, फिर इसके अलावा इसका यूज हो रहा है बेकिंग सोडा, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा में, बेकिंग पाउडर सॉरी, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज हो रहा है। फिर इसको एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमने बेकिंग सोडा पढ़ लिया। बेकिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर किया था हमने, ब्राइन के सॉल्यूशन में CO2 और अमोनिया डाल दिया था, बना क्या था, अमोनियम क्लोराइड और साथ ही साथ हमारा NaHCO3 बना था। अब वो NaHCO3 मतलब हम बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा कैसे हेल्प कर रहा है पकौड़ास को क्रिस्पी बनाने के लिए या केक्स को स्पॉन्जी बनाने के लिए। तो वो जो जब उसको हीट मिलती है तो वो CO2 रिलीज करता है और बेसिकली वही CO2 हमारी हेल्प करती है केक्स को स्पॉन्जी बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमने बात की कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बेकिंग सोडा हेल्प एज एन इंग्रेडिएंट होता है बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं, बेकिंग सोडा में एक माइल्ड सा एसिड, माइल्ड एडिबल एसिड ऐड कर दो और बना लो अपना बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या करेगा, जैसे CO2 ये बनेगी, यही CO2 बेकिंग पाउडर भी यूज़ करेगा पकौड़ास को क्रिस्पी बनाने के लिए। ठीक है, तो इतनी बात हम कर चुके हैं। इसके अलावा ये एज एन एंटा एसिड यूज होता है, फिर बेकिंग पाउडर के प्रिपरेशन में यूज होता है बेकिंग सोडा, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, ये भी ब्राइन सॉल्यूशन से ही बनता है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब क्या है, इसमें H2O है और NaCl है। ठीक है, अब ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से पास कराते हैं, तो देखो क्या होता है। ये एक कंटेनर है, यहाँ से हमने डाला ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, ये है हमारा ब्राइन, यहाँ पे 2 रॉड्स लगी हुई हैं, इनको हमने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया है। ये है हमारी कैथोड, ये है हमारी एनोड। कैथोड कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज,
एनोड कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। और यहाँ से पैसेज निकालो, ठीक है। तो ब्राइन सॉल्यूशन में क्या है, दो चीजें, NaCl है और क्या है, वाटर है। जब हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी से पास कराया तो ये क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। इसने बना लिया Na+ और Cl- और वाटर ने बना लिया H+ और OH-। तो ये चार यहाँ पे आयंस प्रेजेंट हैं इस सॉल्यूशन में यहाँ पे अभी, ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो चुकी है तो क्योंकि कैथोड पॉजिटिवली चार्ज है तो ऑपोजिट चार्ज को क्या करेगा, ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और सिमिलर चार्ज को रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कौन, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आ जाएगी क्लोरीन, और क्लोरीन की इसकी वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो क्लोरीन नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज है, इसको अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से रिलीज होगी क्लोरीन गैस। यहाँ पे एक डायफ्राग्राम भी है, डायफ्राग्राम, ठीक है। इसके अलावा एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है और यहाँ पे आएगा ये वाला हाइड्रोजन, और इसके वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी, ठीक है। एनोड कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है तो कोई पॉजिटिव चार्ज आयन इसके पास आएगा तो H+ आ जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब कौन से दो यहाँ पे चार्ज बच गए, एक पॉजिटिव चार्ज बच गया Na+ और एक नेगेटिव चार्ज बच गया OH-, तो बन जाएगा NaOH, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी तो अपोजिट है, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे बन जाएगा Na, यहाँ से निकल जाएगा NaOH। NaOH क्या था आपका, कास्टिक सोडा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कैसे, कि इस प्रोसेस को बेसिकली बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। जैसा इसका नाम है वैसा ही है। क्लोर क्यों बोला गया है, देखो क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। एल्कली क्यों बोला गया है, कि NaOH क्या है, एक बेस है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, और इस क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू ही हम कास्टिक सोडा को बनाते हैं, ठीक है। इसके प्रिपरेशन में क्लोर एल्कली प्रोसेस ही यूज होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, क्लोर एल्कली क्यों बोला जा रहा है, क्लोर क्योंकि क्लोरीन रिलीज हो रही है, एल्कली मतलब ये जो NaOH है ये तो बेस ही है ना, इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है। अगर आपसे पूछा जाए कैथोड तो बोलोगे आप क्लोरीन, याद रख लो C फॉर कैथोड, C फॉर क्लोरीन। एंड एनोड होती है नेगेटिवली चार्ज, आप याद रखो कि हाइड्रोजन, जो एक गैस बच गई वो एनोड पे रिलीज होगी, ठीक है। ये आप C से दोनों चीजें याद कर सकते हो, अंडरस्टूड। चलो अभी फाइनली हमारा ये क्लोर एल्कली प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब इसके हम यूजेस पढ़ लेते हैं। अब इसमें तीन चीज़ें निकली थी, क्या क्या निकला था, क्लोरीन निकली थी, हाइड्रोजन गैस निकली थी और साथ ही साथ NaOH निकला था। तो हमें इन तीनों के यूजेस पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन एज अ डिसइंफेक्टेंट काम करता है, एक्ट्स एज अ डिसइंफेक्टेंट तो करेगा क्या, किल्स बैक्टीरिया, ठीक है। इसके अलावा ये वाटर की ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको ट्रीट किया जाता है, और जो स्विमिंग पूल किया जाता है उसको भी क्लीन किया जाता है क्लोरीन की हेल्प से। तो क्या कर रहा है, ट्रीटमेंट में हेल्प कर रहा है, ड्रिंकिंग वाटर एंड स्विमिंग पूल को क्लीन करने में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। मतलब वैसे भी क्लोरीन का नाम सुनते ही हम लोग बात करते हैं कि क्लोरीन का नाम सुनते ही हम लोग सोचते हैं कि अरे स्विमिंग पूल का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, क्योंकि उसको क्लीन करने के लिए हम लोग क्लोरीन को ही उसके अंदर डालते हैं। इसके अलावा यूजेस है कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। फिर ये एज एन इंसेक्टिसाइड भी यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा ये पेंट्स बनाने में भी यूज़ होता है। आजकल पेंट्स भी आ रहे हैं ना जो बैक्टीरियाज को रिपेल करते हैं, तो पेंट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, इसलिए इसको एज अ फ्यूल भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हाइड्रोजन को हम कहते हैं कि हमने नाइट्रोजन से अगर हम इसको रिएक्ट करा दें तो बन जाता है अमोनिया। क्या ये स्टेबल है रिएक्शन, क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं, तो करना पड़ेगा इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो N2 है, यहाँ पे N एक है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले 2 लगा देते हैं, ठीक है। N बैलेंस हो गया। अब देख रहे हैं कि हाइड्रोजन N बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 2 3 N2 2 क्या हो गया 6, तो यहाँ पे तो 2 ही है, तो यहाँ पे अगर हम 3 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को हम अमोनिया बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और अमोनिया तो एज अ फर्टिलाइजर यूज़ होता ही है, ठीक है।
तो हमने अब पढ़ लिया हाइड्रोजन भी। इसके अलावा NaOH के यूजेस पढ़ लेते हैं। NaOH यूज होता है इन द टू मेक सोप्स, फिर एज अ क्लीनिंग एजेंट भी यूज किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि इन क्लिनजिंग इट हेल्प्स। तो हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। क्लोरीन पढ़ा, क्लोरीन एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ हो रहा है, बैक्टीरियाज को किल करने में हेल्प कर रहा है। फिर ये ड्रिंकिंग वाटर की ट्रीटमेंट में या फिर स्विमिंग पूल की ट्रीटमेंट में भी हेल्प कर रहा है। इसके अलावा ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी आपके यूज़ होता है। देन एज एन इंसेक्टिसाइड भी काम करता है। देन पेंट्स में भी इसका यूज़ है। फिर हाइड्रोजन पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन एक फ्यूल है। क्यों इसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि ये कंबस्टिबल गैस है। इसके अलावा ये अमोनिया की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अगर इसको N2 से रिएक्ट करा दो, नाइट्रोजन से रिएक्ट करा दो, तो ये अमोनिया बना लेगा और अमोनिया एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन का एक और यूज़ है कि हेल्प होता है, ये यूज़ होता है इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। इसके अलावा सोप्स की फॉर्मेशन में हमारा NaOH यूज़ हो रहा है और एज अ क्लीनिंग एजेंट भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर बोल सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो ये इसकी प्रिपरेशन होती है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ ड्राई स्लेट लाइम। ड्राई स्लेट लाइम का फॉर्मूला ही लिख लेते हैं सीधा। ड्राई स्लेट लाइम, एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइम। तो जब ये क्या है आपका स्लेट लाइम, जब क्लोरीन एक्ट करता है ड्राई स्लेट लाइम पे तो बनता है आपका CaOCl2 एंड वाटर। तो ये तो आपका हो गया ब्लीचिंग पाउडर और साथ ही साथ वाटर रिलीज हो जाता है। इस ब्लीचिंग पाउडर के बहुत सारे यूजेस हैं। ये छोटा सा है ब्लीचिंग पाउडर के बहुत सारे यूजेस हैं। पहला, ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कपड़ों को ब्लीच करने के लिए। फिर पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। डिफरेंट कलर्स के जो पेपर्स देखते हो इसी ब्लीचिंग पाउडर से ही ब्लीच किए जाते हैं। तो पेपर इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ हो रहा है। फिर ये लॉन्ड्रीज़ में भी यूज़ हो रहा है, ताकि लॉन्ड्रीज़ में भी इसका यूज़ हो रहा है। कैसे? इन वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, वॉशिंग के लिए। ठीक है। इसके अलावा ये एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो रहा है ये आज? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेल्प करता है इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है। इसके अलावा इसका एक और यूज़ है कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये जो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर बैक्टीरियाज या जर्म्स होते हैं उनको भी हेल्प करता है मारने के लिए। तो किल्स जर्म्स इन ड्रिंकिंग वाटर। सो इतनी सी छोटी सी कहानी है इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोल सकते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन स्लेट लाइम, ड्राई स्लेट लाइम। तो स्लेट लाइम का फॉर्मूला, स्लेट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल टॉइस। ये जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो बना लेता है अपना ब्लीचिंग पाउडर, साथ ही साथ वाटर रिलीज हो जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर के बहुत सारे न्यूमरस यूजेस हैं। क्या क्या है? पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कपड़ों को ब्लीच करने के लिए, पेपर इंडस्ट्रीज़ में पल्प को ब्लीच करने के लिए, देन लॉन्ड्रीज़ में वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए, देन इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो डिफरेंट केमिकल्स के प्रिपरेशन में यूज़ होता है। देन ये ड्रिंकिंग वाटर में हेल्प करता है जर्म्स को क्लीन करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे आपने बहुत सारे सॉल्ट्स देखे होंगे जो लगता है कि ड्राई हैं, ठीक है, बट एक्चुअली में वो ड्राई नहीं होते। देर आर मेनी सॉल्ट्स विच सीम्स टू बी ड्राई बट दे आर एक्चुअली नॉट ड्राई, दे हैव सम वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच टू देम। उसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। ठीक है। तो ऐसे सॉल्ट्स जैसे कि
CuSO4 प्लस 10H2O, सॉरी इसके साथ 5H2, 5.5H2, ठीक है। जैसे CuSO4 है, ये एक सॉल्ट है, ठीक है, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट है, ठीक है। इसके एक मॉलिक्यूल में 5 H2O मॉलिक्यूल अटैच्ड है, ठीक है। तो ये तो इसको सॉल्ट को तो हम बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्यों? क्योंकि ये तो इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, और इन वाटर मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये सॉल्ट बोलते हैं इसको ब्लू विट्रियोल, विट्रियोल, ठीक है। CuSO4.5H2O को हम बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। इसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ये फिक्स्ड है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होता है। जैसे ब्लू विट्रियोल में हमेशा आपको CuSO4 के साथ कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो फिक्स्ड होता है। इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और वो सॉल्ट होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब एक सॉल्ट होता है जिसके अंदर पानी होता ही नहीं है, वो सच में ड्राई होते हैं, उनको बोलते हैं हम एनहाइड्रस सॉल्ट। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट पढ़ लिया। एनहाइड्रस सॉल्ट क्या होते हैं? जो ड्राई होते हैं, उनके साथ ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच नहीं होते। ऐसे तो सॉल्ट्स हमने बहुत सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो इनके एग्जांपल्स आपको पता हैं। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट समझ में आ गया। अब इसके बाद आप दो सॉल्ट्स और पढ़ोगे। पहला वॉशिंग सोडा, पहला पढ़ोगे आप वॉशिंग सोडा, और दूसरा आपके जो सिलेबस में है वो है POP। ये दोनों ही आपके हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं, इसलिए आपको इन दोनों सॉल्ट्स को पढ़ाने से पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। तो ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या अटैच्ड है? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसका क्या हो गया? ये, ठीक है। और जैसे POP है तो CaSO4 के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? हाफ H2O, ठीक है। तो ये इसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए? हाफ H2O। ये भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ये भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि दे आर सीम्स टू बी ड्राई बट दे आर एक्चुअली नॉट, दे हैव सम वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू देम, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं अपना वॉशिंग सोडा फटाफट से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भी हमने देखा था, इसका फॉर्मूला क्या था? Na2CO3.10H2O। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं? 10, ठीक है। बाकी सिर्फ अगर सोडियम कार्बोनेट की बात करो तो ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। इसको जब पानी में डालते हैं तो ये एल्कली हो जाता है, मतलब इसका नेचर जो है ये एल्कली है, मतलब बेसिक है, ठीक है। इसके अलावा इसको प्रिपेयर किया जाता है बेकिंग सोडा से ही, प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले फिर बेकिंग सोडा ही बना लो, है ना। बेकिंग सोडा से ही वॉशिंग सोडा बनता है। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा तो हमने आता ही है ना बनाना। हमने कैसे किया था? ब्राइन सॉल्यूशन लिया था, ठीक है, हो गया ब्राइन सॉल्यूशन CO2 की प्रेजेंस में, और साथ ही ले लिया था अमोनिया। क्या बन गया था? NaHCO3 बन गया था, और NH4Cl बन गया था। हमने देखा कि ये जो था ये पकौड़ा सो क्रिस्पी कैसे बना रहा था? इसको हमने हीट प्रोवाइड की थी, या हीट इसको रख दिया था तो हीट आ गई थी इसके अंदर, और ये ब्रेक डाउन हो गया था इसका किस किस में? Na2CO3 में, CO2 में, और H2O में। अब इन सब को यहाँ पे अब जाने दो, ठीक है। अब पकड़ लो आप अपने Na2CO3 को, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसको Na2CO3 के साथ आपको क्या दिख रहे हैं? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो कुछ भी नहीं करना, बस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इसके साथ आप जोड़ दो, हो गया। Na2CO3 के साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O अगर हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा Na2CO3.10H2O, ठीक है। बन गया आपका वॉशिंग सोडा। व्हाट इज दिस? दिस इज वॉशिंग सोडा, एज सिंपल एज दैट। तो वॉशिंग सोडा तो पढ़ना बड़ा आसान है। इस पूरे प्रोसेस को कितने स्टेप में हुई ये प्रोसेस? 1, 2 और 3। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? सॉल्वे प्रोसेस। ये 3 स्टेप रिएक्शन है।
3 स्टेप्स की इसकी प्रिपरेशन है। पहला आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको बेकिंग सोडा अगर पता है तो इसको बनाना बहुत आसान है। इसको बोला भी गया है कि ये बेकिंग सोडा से ही बनता है। तो NaCl ब्राइन सॉल्यूशन को CO2 और अमोनिया से पास करा दो, क्या होएगा, NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब इसको हीट मिलेगी तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और इन दोनों से अभी आपको फिलहाल मतलब नहीं है। Na2CO3 से जब आपने 10H2O जोड़ दिया तो बन गया आपका सॉल्ट, वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसके बाद हम अब इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हम वॉशिंग सोडा के यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहला, ये ग्लास, पेपर एंड सोप इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ सोडियम के कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन मेकिंग सोडियम कंपाउंड्स, कुछ सोडियम के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है बोरेक्स। ठीक है, इसके अलावा ये एज अ क्लीनिंग एजेंट भी यूज़ होता है इन डोमेस्टिक पर्पसेस। घरों में हम वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं ना। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और यूज़ है कि ये इट रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो सबसे पहला क्या, ग्लास, पेपर एंड सोप इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाएगा। दूसरा, ये कुछ सोडियम के कंपाउंड्स को बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, Na2B4O7.10H2O। ये होता है बोरेक्स। ऐसे बहुत सारे जो सोडियम के कंपाउंड्स होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ होता है। देन ये क्लीनिंग एजेंट की तरह डोमेस्टिक पर्पस में भी, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है एज अ क्लीनिंग एजेंट। कैसे, देखो वॉशिंग सोडा क्या होता है, जब मान लो किसी कपड़े में ऑयल लग गया, ठीक है, तो पानी के अंदर तो कैपेसिटी नहीं है कि वो ऑयल या डर्ट को हटा सके। तो क्या करता है, हम उस पर वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा को हम उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं या उसके अंदर उसको डिप कर देते हैं। तो ये वॉशिंग सोडा क्या करता है, उसके ऊपर जाके एक्ट करता है, डर्ट को रिमूव करके पानी में डिजोल्व कर देता है। ठीक है, तो जब कपड़े वॉश हो जाते हैं तो वो डर्ट के साथ, पानी के साथ साथ हम डर्ट भी बाहर फेंक देते हैं और हमारा जो कपड़ा है वो क्लीन हो जाता है। कैसे, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे, पानी के अंदर कैपेसिटी नहीं है, पानी क्या कर रहा है, उसको डर्ट को रिमूव नहीं कर पा रहा है, जबकि वॉशिंग सोडा क्या कर रहा है, डर्ट के ऊपर जाके उससे अट्रैक्ट करके फिर उसको खींच रहा है कपड़ों में से और पानी में जाके डिजोल्व कर दे रहा है। ठीक है, इससे कपड़े भी साफ हो जाते हैं और जो वॉशिंग सोडा है एज अ क्लीनिंग एजेंट घर में यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है इट रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर बेसिकली जहाँ पे बोरिंग का पानी यूज़ किया जाता है या अंडरग्राउंड वाटर यूज़ किया जाता है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वो जो सॉल्ट्स होते हैं उसी की वजह से हार्ड हो जाता है पानी, और उस हार्ड वाटर में कपड़े बर्तन इतने अच्छे से धुलते नहीं हैं। सॉफ्ट वाटर में जो घरों में आता है, सप्लाई का पानी आता है, वो सब में वो लोग ट्रीटमेंट के थ्रू, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के थ्रू उस पानी को क्लीन कर देते हैं, उसमें से जितने सॉल्ट्स होते हैं वो सब हटा देते हैं और फिर वो पानी हो जाता है सॉफ्ट पानी, उसमें डिजॉल्व सॉल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि जो बोरिंग का पानी होता है वो एक हार्ड वाटर होता है और वो मतलब कपड़े भी अच्छे से नहीं धो पाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट सॉल्ट आता है हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बहुत छोटा सा सॉल्ट है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2। ये तो हम देख ही चुके थे। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, और ये कैल्शियम सल्फेट कैसे बनता है, इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो CaSO4.2H2O, ठीक है, इसको बोलते हैं हम जिप्सम। ठीक है, जब इसको हम हीट करते हैं, हीट करेंगे तो क्या होगा, ये अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा, तो क्या बना लेगा, CaSO4.12H2O, और साथ ही 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो जाता है अलग। ये हो जाता है हमारा POP। इस POP के बहुत सारे यूजेस हैं। वैसे हम POP से वापस से जिप्सम बना सकते हैं। कैसे, CaSO4
हाफ H2O को अगर हम रिएक्ट करा दें 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ, तो बन जाएगा आपका CaSO4.2H2O। ये क्या आपका जिप्सम है, मतलब पीओपी से जिप्सम और जिप्सम से पीओपी भी आप बना सकते हो। अगर पीओपी में आपने ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर दिया, ये क्या है पीओपी, ऐड कर दोगे तो वापस से ये जिप्सम भी बन जाएगा, ठीक है। और ये हीट कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, कितने केल्विन पे, 373 केल्विन पे ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये अब हमें समझ में आ गया। इसके अलावा हम पीओपी के अब यूजेस पढ़ लेते हैं। तो पीओपी के 2 यूजेस हैं। ये डॉक्टर्स यूज़ करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन को अपनी पोजीशन पे वापस से एडजस्ट करने के लिए। अब फटाफट से इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की पहला, ये इसको डॉक्टर्स यूज़ करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन को ठीक करने के लिए, अपनी पोजीशन पे प्लेस करने के लिए। तो डॉक्टर क्या लगाता है, जब किसी की बोन फ्रैक्चर होती है डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या लगा देता है, प्लास्टर लगा देता है। वो प्लास्टर जो होता है वो पीओपी का ही बना होता है, ठीक है। तो क्या करता है, यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू ट्रीट फ्रैक्चर्ड बोन, ताकि उसे राइट प्लेस पे लगा सके, मतलब वो बोन अपनी राइट प्लेस पे रहे, क्योंकि पानी के साथ मिलते ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाएगा तो जो बोन जैसी है वो वैसी ही रहेगी, क्योंकि अगर वो बोन पे प्लास्टर नहीं लगाएगा तो आप उसे मूव करते रहोगे, और मूव करते रहोगे तो कंडीशन सीवियर हो सकती है। तो सीवियरिटी को अवॉइड करने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये चीज़ों को ब्यूटीफाई करने के काम आते हैं, जैसे सीलिंग्स पे ये यूज़ होता है। इसके अलावा जो मूर्तियाँ बनती हैं तो क्या होता है, टू ब्यूटीफाई सीलिंग्स में उसका यूज़ होता है, पीओपी का काम करवाते हैं। आजकल तो वॉल्स पे भी इसका काम होता है, वॉल्स पे भी पीओपी की एक लेयर दी जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के भी काम आता है। इसके अलावा जैसे दुर्गा पूजा होती है, गणेश पूजा होती है, उसमें जो उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वो भी इस पीओपी से ही बनाई जाती है, क्योंकि इसको शेप देना भी आसान है और ये हार्ड भी हो जाता है, तो ये चलते भी ज़्यादा है, ठीक है। इसके ये यूजेस हमने पढ़ लिए। आज हमने फाइनली अपने सॉल्ट्स का चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट